नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षण विधि की बात करेंगे। क्लास नंबर 11th है बाई जायसवाल सर। और आज की क्लास हम 11th में टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये 20 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न की बात करेंगे। 1 से 2 नंबर ये क्लास आपका कंफर्म कर देगा, ठीक है जी हाँ। इसके जो पिछली क्लासेज अगर आपने नहीं देखा, आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दी गई है 10 क्लासेज की, जो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक क्लास को अटेंड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, टारगेट 140+ यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। और ये 20 महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है डिटेल के साथ जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आप लोग भी कमेंट करिएगा, अपना अपना फीडबैक, अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है शिक्षक से संबंधित नहीं होता। देखिए, आप सभी शिक्षक बंधु हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि शिक्षण को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा घटक जो है शिक्षक से संबंधित नहीं होगा। विषय का ज्ञान, ये तो संबंधित होगा। संप्रेषण कौशल, ये भी आपका संबंधित होगा। विद्यार्थियों से जुड़ाव, ये भी संबंधित है। लेकिन संसाधनों की उपलब्धता, ये आपका घटक से संबंधित नहीं होगा। जी हाँ, शिक्षण को प्रभावित करने वाले घटकों में जो है शिक्षक से संबंधित संसाधनों की उपलब्धता नहीं होगी, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं इनके अनुपस्थिति में शिक्षण कार्य बाधित होता है, जो हमने 3 ऑप्शन बताए थे। और ये सभी घटक शिक्षक में अनिवार्य रूप से होने आवश्यक हैं। संबंधित विषय का ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव। इससे क्या होता है, विद्यार्थियों की समस्याओं को समझ सकता है शिक्षक। क्या कौन समझता है यहाँ पे? शिक्षक जो है विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं उनको समझ सकता है। और संसाधनों की उपलब्धता शिक्षक से संबंधित आपका घटक नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है जो स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न, क्या दिया गया है? शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। दार्शनिक की, कार्य सहभागी की, अन्वेषक की, मित्र की। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना, टेट एग्जाम में 101% जो है सिलेक्शन पाना। सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार देखा जाए तो एक अध्यापक की जो मुख्य भूमिका होती है मित्रता पूर्वक होती है, मित्र के रूप में होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। क्यों मित्र पूर्वक क्यों होनी चाहिए? क्योंकि छात्रों के कौशल में विकास हो सके, अपनी भावनाओं, विचारों, प्रश्नों आदि को निसंकोच जो है बच्चा, बालक, बालिका जो है शिक्षक से समक्ष प्रस्तुत कर सके, शिक्षक से प्रश्न पूछ सके। तो क्या है, मित्रता पूर्वक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, एक उत्तम शिक्षक वह होता है जो छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है या पाठचर्या को संप्रेषित करता है। साथ ही आप सभी शिक्षक बंधु हैं, तो एक उत्तम शिक्षक वह होता है जिसमें छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। अब यह वांछित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होता है, आइए इसको जान लेते हैं। देखिए साथियों, एक उत्तम शिक्षक वही होता है जो एक ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन करे जिससे छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन हो सके। वांछित और अवांछित, ठीक है, ये आप दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ लेना अच्छे तरीके से। आइए बात करेंगे 4th प्रश्न की। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। और टॉप 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है? जी हाँ, बाल विकास शिक्षण विधियों का चैप्टर चल रहा है, शिक्षा शास्त्र का चैप्टर चल रहा है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी के प्रश्न का चैप्टर चल रहा है। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? जी हाँ, सीखने की प्रक्रिया में जो है ये बताइए, आप सभी शिक्षक बंधु हैं, तो आपकी भूमिका जो है क्या होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, अन्वेषणकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की होनी चाहिए। तो साथियों, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चा जब सीखता है उस प्रक्रिया में सीखने की भूमिका जो आपकी सुगमकर्ता की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए साथियों? सुगमकर्ता की होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक द्वारा छात्र को एक आधार देना चाहिए जिस पर छात्र क्या करता है,
अपना अधिगम कार्य कर सके और समस्या का समाधान शिक्षक की सहायता से कर सके। तो समस्या का समाधान किससे करता है? बच्चा, बालक, बालिका, शिक्षार्थी, विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से करता है। पांचवा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह इंगित क्या करता है? एक शिक्षक जो है बच्चे के द्वारा, अगर अक्सर देखा जाता है बार बार बच्चा त्रुटि करता है, गलती करता है, शिक्षक को क्रोध प्रकट आता है, यानी लग रहा है कि शिक्षक अब गुस्से में हो रहा है, यानी आप गुस्से में हो रहे हैं, तो यह इंगित क्या करता है? यह इंगित करता है कि वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है या कुंठित है। ये तीनों इंगित नहीं करेगा। तो इंगित क्या कर रहा है कि वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है, क्योंकि बच्चा है जो सीखता है गलती वही करता है, और बच्चा सीख रहा है तो गलती अवश्य करेगा, बार बार गलती करेगा, आपको बताना पड़ेगा। यही शिक्षक कार्य होता है, यही शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है अगर शिक्षक बच्चे के गलती पर क्रोध प्रकट कर रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार अपनाने वाला शिक्षक संवेदात्मक रूप से असंतुलित होता है, उसमें समायोजन की क्षमता का अभाव पाया जाता है, इसलिए वह समायोजन नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श अध्यापक में क्या पाए जाने वाला गुण होता है? मान लीजिए आप अपने आप को एक आदर्श अध्यापक अध्यापिका मानते हैं, तो आप ये सोचिए ये एक आदर्श अध्यापक अध्यापिका में क्या गुण होना चाहिए? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या उपरोक्त सभी। देखिए, एक अगर आदर्श अध्यापक अपने आप को मानते हैं तो ये तीनों गुण आप में होने चाहिए, अर्थात उपरोक्त सभी की बात करेंगे। ठीक है, कुल दोस्तों आदर्श अध्यापक के गुण जान लीजिए। पहला होता है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, दूसरा होता है विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, आदर्शवादी आचरण होना चाहिए, अनुशासन प्रियता होनी चाहिए, और छठवां होता है शिक्षण कौशल युक्त होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा, ये 6 पॉइंट अपने आप को नोट कर लेना है, अपने माइंड के मेमोरी में स्टोर कर लेना है, और ये स्टोरेज इस तरह कर लेना है कि एग्जाम टाइम में फिर इसे रीओपन कर सकें आप लोग। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? सभी जानते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, और साथियों सम्मान का भी होना चाहिए, अर्थात ये सभी का होना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे आप लोगों का किसी भी प्रश्न पर डाउट हो रहा है, नीचे कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। आपके प्रत्येक कमेंट के फीडबैक को जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, 8वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों को मध्य बढ़ावा देता है। मान लीजिए अपने आप को एक आप लोग अच्छा अध्यापक मान रहे हैं, तो आप ये बताइए, अगर अच्छा अध्यापक मान रहे हैं, अध्यापिका मान रहे हैं, तो विद्यार्थियों के मध्य आप बढ़ावा किसका देंगे? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या तटस्थता की भावना को? तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसका बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों में संयोजन क्षमता का विकास हो सके, इसलिए खेल शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, आइए बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? तो एक अध्यापक की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वोत्तम जो कथन होगा वह प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। एक अध्यापक के मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बच्चा सीख सकता है, ये बच्चा नहीं सीख पाएगा, ये बच्चा सीखने में कठिनता करेगा। एक आदर्श अध्यापक के लिए, एक अध्यापक के लिए, एक शिक्षक के लिए प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये शिक्षक के मन में, एक अध्यापक अध्यापिका में मन में होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा अलग अलग शिक्षण कौशलों का प्रयोग कर भिन्न भिन्न बुद्धिलब्धता के स्तर वाले विद्यार्थियों में ज्ञान का प्रसार किया जा सकता है। आइए बात करेंगे 10वें प्रश्न की। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होती है वह किस प्रकार की होती है? देखिए साथियों, प्रश्न को समझ लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है? आधुनिक शिक्षण में, आधुनिक प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका पूछा गया है। तो सीखने हेतु एक अच्छे किस प्रकार की होती है? सुलभकर्ता की होती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे 11वें नंबर प्रश्न की। लगभग 10 प्रश्न कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे। टोटल यह आपके टॉप 20 MCQs प्रश्नों का यह आपका चैप्टर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? देखिए यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा। लेवल तो आपका प्राइमरी लेवल है, प्राथमिक स्तर की पूछा जा रहा है, लेकिन मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि पूछी जा रही, वह होती है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। सी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। देखिए साथियों,
शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनिक और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हम लोगों को एकता की ओर ले जा सके। और प्राथमिक स्तर पर मूल आधारित शिक्षा देने की कई विधियां होती है और सर्वोत्तम विधि होती है महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना, मूल्यों के महत्व को बताना एवं अध्यापक द्वारा स्वयं मूल आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ये 4 सर्वोत्तम विधियों की बात करेंगे। साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। अगला, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? देखिए, एक शिक्षक का साधन संपन्नता से मतलब होता है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, धन संपदा से या अधिकार से मतलब नहीं होता है। विद्यार्थी बालक बालिका के समस्याओं का हल करने का अगर पर्याप्त ज्ञान है, मतलब एक शिक्षक जो है साधन संपन्न कहला जाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन की बात करेंगे, शारीरिक दंड की बात करेंगे, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम की बात करेंगे, प्रतियोगितात्मक कक्षा की बात करेंगे। साथियों, ऐसा उदाहरण जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा हो। हमारे घरों में प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज होता है, दिवाली में दिए जलाते हैं, पूजा करते हैं, होली में ठीक है घर की साफ सफाई के साथ साथ होली खेलते हैं। ये क्या होती है? एक प्रथा होती है, परंपराएं चली आ रही हैं। इसी प्रकार से ऐसा उदाहरण बताइए जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा हो, वह आपकी कहलाती है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम की बात करेंगे। साथियों, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम का अर्थ होता है प्रत्येक छात्र के अधिगम को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? जो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होता है वह प्रत्येक छात्र के अधिगम को सुनिश्चित करना है कि एक प्रभावशाली विद्यालय छात्रों के व्यक्तित्व विभिन्नता के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन करता है। आई होप समझ गए होंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षा बंधु जिनका सपना है टेट एग्जाम को एक ही बार में फतेह करना, इस बार सिलेक्शन 101% जो है पक्का करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, दिल से कमेंट कीजिए, दिल से तैयारी कीजिए, दिल से सिलेक्शन पाइए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप लोग प्राइमरी लेवल पे नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, तो प्राथमिक कक्षा में आपको जो है सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है। तो आप क्या करेंगे? एक शिक्षक को क्या करना होगा? तो सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है प्राथमिक कक्षा में, तो विभेद नहीं करना। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? देखिए, प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना, तभी सभी, ताकि क्या होते, सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कौन? छात्र, बालक बालिका अपने सुविधा अनुसार प्रयास कर सके। तो सबके लिए विभेद नहीं करना, सबके लिए एक भाव करना है और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य आपको सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न नोट कर लीजिएगा। ये सारे PDF फाइल आपको प्राप्त करना है तो लिंक दे दी गई है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको ऑलरेडी दे दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री PDF फाइल नोट्स प्राप्त कीजिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, जांचिए, परखिए। जी हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। साथियों, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति नहीं देता है। तो कुछ शिक्षार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, बालक बालिकाएं होते हैं, एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। तो एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। तो इस स्थिति से निपटने में कौन सा तरीका जो है सबसे बेहतर होगा? एक शिक्षक के रूप में बताइए। एक अभिभावक को जो है यह पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें, या अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल भी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर आप चर्चा करनी चाहिए। चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विश्वास बहुत जरूरी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वह शिक्षा का ज्ञान देते हैं, और हमेशा कहते हूँ मैं, प्रत्येक शुरू से लेके अंत तक इस परिवार से जुड़े हुए हैं। इस परिवार के माध्यम से कहता आया हूँ, शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ साथियों, क्योंकि शिक्षा जिस व्यक्ति के, ठीक है, जहाँ भी शिक्षा होगी
वहाँ हमेशा प्रकाशमय होगा, वहाँ हमेशा प्रकाशमान होगा, आप सभी जानते हैं। ठीक है, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी सर्व व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, प्रश्नों की बात करेंगे। 3-4 प्रश्न और हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली जो होती है किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर संकेत करती है। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री पर आपका जो है इस संकेत कर रही है, या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का। देखिए यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र, किस क्षेत्र की बात करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे। और पाठचर्या शब्दावली जो होती है किस ओर संकेत करती है? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है उस ओर संकेत करती है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी की, सहानुभूतिपूर्ण की, तटस्थ की या नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो है किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? तो अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। और टीट एग्जाम में लोगों, ठीक है, आपके सी टेट के साथ साथ प्रत्येक रीट, यूपी टेट, एमपी टेट, ठीक है, आपके केवीएस, DSSS सारे एग्जामों में ये पूछा गया प्रश्न है और इस प्रकार का अवश्य पूछा जाता है, इसलिए अच्छे तरीके से समझिएगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, स्मृति को, अनुशासित को। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है, मैं पढ़ रहा हूँ, फीडबैक कर रहा हूँ कि प्रत्येक भाई बहन यहाँ पे बेहतर प्रिपरेशन के साथ बेहतर फीडबैक करते हैं। तो एक सशक्त विद्यालय जो होता है अपने शिक्षकों में या अपने शिक्षक को किस योग्यता में जो है सर्वाधिक बढ़ावा देता है? वह प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति की बात करेंगे। साथियों, किसकी बात करेंगे? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति की, क्योंकि शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति होने पर बेहतर शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता होगी। 20वां प्रश्न है, इस क्लास का 20वां प्रश्न है और प्रत्येक क्लास में हम 20 क्वेश्चन ही करते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? आप लोगों की नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं प्राथमिक स्तर के, प्राइमरी लेवल के, तो ये बताइए आप लोग जो हैं किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए आपको? पढ़ाने की उत्सुकता को, या हम कह सकते हैं धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता को, या अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता की बात करें। तो प्राथमिक स्तर में शिक्षक में किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानेंगे? धैर्य और दृढ़ता को मानेंगे, क्योंकि बाल्यावस्था में बालकों की रुचि खेलने में ज़्यादा होती है और पढ़ने में कम होती है, अतः वे देर से सीखते हैं। इसलिए एक अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जिसमें धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बच्चा गलती कर रहा है बस तुरंत गुस्सा हो गए, क्रोधित होने लगे। ठीक है, ये एक अच्छे अध्यापक, कुशल अध्यापक की ये सारी विशेषताएं नहीं होती है। ठीक है, टॉप 20 में से जितना भी आप लोगों का फीडबैक हो अवश्य कीजिएगा और आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डेली क्लासेस चल रही हैं, बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, हिंदी पेडागोजी क्लासेस चल रही, जल्दी आपके मैथ्स एंड अदर पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के आने वाली क्लासेस जल्दी ज्वाइन कीजिए, फटाफट तैयारी कीजिए और जल्दी आपके प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं। इस मंथ हम आपके क्लासेज करेंगे और अगले मंथ हम, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, अगले मंथ हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे। ठीक है, और मॉडल पूरे 150 क्वेश्चंस पेपर भी करेंगे जो आपकी तैयारी को बेहतर कर सके और 140 प्लस करे, क्योंकि सिलेक्शन सभी लोग जान चुके हैं कि अभी जितने में सिलेक्शन हुआ है इतने स्कोर प्राप्त करना ही पड़ेगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्दी मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।